Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. And guys, we're back again with the exam analysis video. And आज के इस वीडियो में we will be talking about and covering all the important GK GS आपके जो questions आए थे SSC CGL 2025 का आपका जो 20th जैन को एग्जाम हुआ है टीयर 2 का आपका जो मेंस का एग्जाम हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे आज इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बीच में बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक पूरा देखना। And in the end or in between anywhere in the video while watching the video, if you guys come across any query, any question or any suggestion or any recommendation, so please हमें जल्दी से comment करके ज़रूर से बता देना। We will come up with a solution for all of those queries and questions. और yes, one more important thing, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाओ, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर देना so that you never miss any update coming from us. Now let's quickly move into the video. So the first question is, the United Nations Framework Convention on Climate Change was adopted on what particular date? So guys, सबसे पहले तो इसकी आपको full form ही याद रखनी है, that UNFCCC, जिसको फुल फॉर्म जिसका है, जिसको शॉर्ट में UNFCCC बोला जाता है, और फुल फॉर्म जिसका है द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये पर्टिकुलर चीज जो है, इसका आप कह सकते हैं इसका गठन या फिर इसको अडॉप्ट किया गया था ऑन 9th of May 1992। एंड जस्ट इन केस अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर उसको सिग्नेचर के लिए कब ओपन करा गया था, सो इट वाज ओपन फॉर सिग्नेचर्स ऑन 4th of June 1992। सो ये दोनों ही डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। Okay, next question. When was fluid mosaic model given? So it was given in the year 1972. Next question. The goal of civil aviation in 2024 was what? So guys, जो civil aviation था उसका 2024 में जो objective था, जो motto था, जो goal था, जिस particular चीज के लिए उसका लेकर आया गया था, it was to achieve safe skies and a sustainable future. So this particular thing is the goal of the civil aviation 2024. Okay guys, next question. Who was the president of India at the time of पोखरण टेस्ट? So guys, जैसे कि हम सब जानते हैं पोखरण टेस्ट कितना महत्वपूर्ण चीज था, और उस चीज से रिलेटेड बहुत सारे लोग जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड मेनी अदर पीपल हु वर रिलेटेड समवेयर देयर रिलेटेड टू पोखरण टेस्ट, उनके बारे में पूछा जाता है। तो आप प्लीज उन सभी हस्तियों के बारे में या फिर उन सभी लेजेंड्स के बारे में अच्छे से याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो प्रेसिडेंट थे इस समय में, मतलब एट द टाइम ऑफ पोखरण टेस्ट, so guys, it was late President Dr. APJ Abdul Kalam who led the Indian team of scientists to successfully test fire the Shakti 1 nuclear missile. तो ये चीज भी आपको याद रखना है, टेस्टिंग जिसकी हुई थी और कहाँ पर हुई थी। इट हैपेंड एट राजस्थान पोखरण टेस्ट रेंज। तो राजस्थान पोखरण टेस्ट रेंज भी आपको याद रखना है। इसके अलावा वन मोर थिंग कि जो DRDO था, इट एडेड टू द डेज इम्पोर्टेंस by successfully completing the test fire sessions of India's surface to air Trishul missile। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। So this is the important thing related to the Pokhran test mission, and the one main important person related to this test was President Dr. APJ Abdul Kalam. Okay, next question. What is liberalization? So guys, liberalization का मतलब वैसे तो यही होता है common terms में, कि होता है ना कि किसी चीज को, एक होता है फ्री छोड़ देना, उसको लिबरेट कर देना, जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको मिनिमाइज कर देना। और इकोनॉमिक्स में उसका क्या मतलब होता है, अब हम आपको बताते हैं कि लिबरलाइजेशन का इकोनॉमिक्स में मतलब होता है टू मिनिमाइज द गवर्नमेंट्स रेस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस इन एन इकोनॉमी। ठीक है, in return for higher involvement of private organizations. In short, liberalization का मतलब होता है removal of restrictions in order to promote economic development. So this particular thing is commonly known as liberalization. Okay, next question is, which number king was Kanishka? So guys, जो कनिष्क थे, let me just tell you, वो बहुत एक आप कहते हैं कि महान राजा थे।
ठीक है, एंड वो कुशान डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और वो कौन से नंबर के थे? तो ही वॉज द फोर्थ किंग ऑफ कुशान डायनेस्टी। ठीक है, जो कनिष्का थे, ही वॉज ऑल्सो नोन एज कनिष्का द ग्रेट, एंड ही वॉज एन एम्परर ऑफ द कुशान डायनेस्टी। और उन्हीं के कार्यकाल के बीच में, उन्हीं के शासनकाल जो कि 127 सीई से 150 सीई तक चला था, उनका जो शासनकाल था, ठीक है, अंडर उनके जो शासनकाल था, जो एम्पायर था, वो अपनी काफी ऊंची ऊंची मंजिलों तक पहुंचा था। एंड वो जो थे, वो मिलिट्री, पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स के लिए काफी ज्यादा फेमस थे। आज भी उनका नाम जो है इस चीज के लिए जाना जाता है। और जो कनिष्क थे, वो लास्ट एम्परर थे कुषाण डायनेस्टी के। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट कनिष्क वाज द लास्ट एम्परर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, एंड उनको द्वितीय अशोका के नाम से भी जाना जाता था। तो गाइस, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉपन क्लासिफिकेशन ऑफ डेजर्ट टेम्परेचर से रिलेटेड आपसे पूछा गया था। सो गाइज, इसमें कुछ चीज हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है इस चीज से रिलेटेड। वो है एरिड डेजर्ट कोल्ड, जिसको BWK के नाम से जाना जाता है शॉर्ट में। एंड इट इज अ क्लाइमेट हुज मीन एनुअल टेम्परेचर इज लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो BWK के बारे में, यानी कि एरिड डेजर्ट कोल्ड के बारे में, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, that this particular thing is a climate whose mean annual temperature is less than 18 degrees Celsius and is too dry to support most plants। यहाँ पे plant हो गया या vegetation हो गया, इतना easy नहीं होता है, इतना ज़्यादा effective नहीं होता है because of the dryness present over there। ठीक है, इसके अलावा अगर एरिड डेजर्ट हॉट के अगर हम बात करें, ठीक है, कोल्ड इज BWK एंड हॉट इज BWH। और BWH की अगर अपन बात करें तो इट इज अ क्लाइमेट हुज मीन एनुअल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, व्हेन इट इज cold, so it has to be less than 18 degrees Celsius. When it is hot, it has to be either 80 degrees Celsius or more than 18 degrees Celsius, and it's too dry to support most plants। Okay, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पूछा गया था कि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, इट स्टेट्स दैट, ठीक है, ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है, इट स्टेट्स व्हाट। बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है? सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली स्टेट्स दैट द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर, इन अ फ्लूइड, ठीक है, इन अ फ्लूइड वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इन अ फ्लूइड अगर जो अपवर्ड ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स जो है वो एक्सर्ट करी जा रही है, दैट इज इक्वल टू द वेट, मेक इट वेट, ठीक है जी, ऐड करना, मेक इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस। अब आपसे पूछा ये गया था कि ये जो फोर्स होती है, ये कौन सी फोर्स कहलाती है? सो गाइस, दिस पर्टिकुलर फोर्स इज नोन एज बायंट फोर्स। ठीक है, तो ये बायंट फोर्स जो है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान who visited Khwaja Muinuddin Chishti Dargah? ओके, सो मुइनुद्दीन चिश्ती दरगाह को सबसे पहले विजिट करने वाले जो सुल्तान थे, इट वाज मोहम्मद बिन तुगलक। सो मोहम्मद बिन तुगलक इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला क्यू? ठीक है, क्यू का फॉर्मूला पूछा गया था, क्यू एज इन चार्ज। क्यू का मतलब यहाँ पे जो क्यू है, इट डिनोट्स चार्ज। तो क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू एन इंटू ई, जहां पर Q की अगर हम बात करें तो इट इज चार्ज, E की बात करें तो इट इज चार्ज ऑन वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, N की अगर अपन बात करें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं वो। सो Q इज इक्वल्स टू द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इंटू number of electrons। Okay, next question. In which case did the Supreme Court restore primacy of fundamental rights over the directive principle? ठीक है गाइज, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको 18th को भी पूछा गया था, जिसमें आई बिलीव गोलकनाथ जो केस था उसके बारे में पूछा गया था। एंड नाउ ऑन 20th आपसे पूछा गया था ये मिनर्वा मिल केस के बारे में। ठीक है, तो ये मिनर्वा मिल केस इज द करेक्ट आंसर हियर। यहाँ पे भी काफी सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या होना चाहिए, दो गोलकनाथ was also present in the option, but Minerva Mills case was the right answer।
Okay, guys, now we are going to talk about both the गोलकनाथ केस ऑल्सो, मिनर्वा ऑल्सो, जो इम्पोर्टेंट उस समय में कुछ ऐसे केसेस रहे थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था इन इंडिया की इकोनॉमी पे, कंट्री पे, वो सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करते हैं. सो नंबर वन, द गोलकनाथ केस जो कि 1967 का था, जिसमें जो कोर्ट था, it ruled that parliament could not curtail any of the fundamental rights in the constitution. ठीक है, तो ये बात हो गई गोलकनाथ केस की. सेकेंड, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई राजन जो कि 1951 का केस था. उसमें गाइस जो सुप्रीम कोर्ट था उसने ये रूल किया था दैट इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स द फॉर्मर वुड प्रिवेल. ठीक है, अगर किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बिटवीन हो द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो प्रिवेल किया जाएगा. And it was this judgment that necessitated the Constitution First Amendment Act जो कि 1951 में फिर लाया गया था. So because of this particular judgment, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने फर्स्ट अमेंडमेंट लाया था अपना 1951 में. So you can have an idea कि how important this particular case was. Okay, next is A.K. Gopalan versus the State of Madras. So guys, इसमें क्या हुआ था? It was a landmark decision of the Supreme Court of India in which the court ruled that Article 21 of the Constitution did not require Indian courts to apply a due process of law standard. ठीक है, इस particular केस के बाद ये रूल अप्लाई कर दिया गया था एंड इसमें ये रूल जो था एप्लीकेबल था. नेक्स्ट है Sankari Prasad case versus Union of India 1952. So guys, since no limits had been spelled out in Article 368, the power to amend the constitution included abridgment of even fundamental rights also. So guys, ये कुछ additional information है that you need to learn about and remember, क्योंकि काफी ज्यादा important है, इससे related question पूछे जाते हैं. ओके गाइज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अब आ जाती है कि कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमें देखनी है. तो उसमें नंबर वन हो गया दैट द टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ द कमिटमेंट टू सोशल रेवोल्यूशन. दे आर लाइक टू व्हील्स ऑफ अ चैरियट, नो one no less than the other. To give absolute primacy to one over the other is to disturb the harmony of the constitution. This harmony and balance between the two is an essential feature of the basic structure of the constitution. The goals set out by the directive principle have to be achieved without the abrogation of the means provided by the fundamental rights. Therefore, the present position is that fundamental rights enjoy supremacy over directive principle. So yes, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. Yet this does not mean that the directive principle cannot be implemented. The parliament can amend the ये बहुत important चीज है guys. The parliament can amend the fundamental rights for implementing the directive principle so long as the amendment does not damage or destroy the basic structure of the constitution. तो ये सारे points आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, because yes, this is important. ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दैट व्हाट इज यूज्ड टू डिटरमाइन. ठीक है, एसिड और जो बेस होता है उसका डिटरमाइनर क्या कहलाता है, एसिड बेस डिटरमाइनर क्या कहलाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि एसिड और बेस को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं. सो गाइज, किसी भी सोल्यूशन का कितना वो एसिडिक है कितना बेसिक है, ये सब जानने के लिए हमें एक चीज यूज करनी पड़ती है जिसका नाम होता है पीएच स्केल, जो कि डिटरमाइन करता है कि इफ द सोल्यूशन इज एसिड और बेसिक. So yes, pH scale is the correct answer. Next question, what is the population growth percentage of Hindus in India? So guys, जो population growth rate थी Hindus की वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं उस टाइम पे शुरू में तो बढ़ी थी but then उसके बाद कम हो गई थी. So if we compare the data, तो 1951 में जो ग्रोथ परसेंटेज थी हिंदूज की वो थी 84.1%. एंड ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट 2011 में क्या हिंदू ग्रोथ रेट रही थी, सो इट स्टूड एट 79.8%. तो आप देख सकते हैं फ्रॉम 1951 टू 2011 कितना थोड़ा सा डिक्लाइन आया था. ठीक है, कुछ परसेंटेज का डिक्लाइन आया था इन द ग्रोथ रेट ऑफ हिंदूज. Okay, next question. What are the qualifications required to be appointed as a judge of the Supreme Court? So guys, जैसे कि हम सब जानते हैं
इंडिया में इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रेसिडेंट, इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, इफ़ यू वांट टू बिकम अ जज और एनी अदर, आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट जो उपाधि जिसे हम नाम देते हैं ना, if you want to be one of those, so you have to come across some requisites, some important requirements are there. Written requirements तो है ही, उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं. So let's discuss some of those requirements जो कि ज़रूरी होती हैं if you want to be the if you want to be appointed as a judge of the Supreme Court. ठीक है. सो गाइस सबसे पहले ये चीज़ रिलेटेड किससे है, आर्टिकल 124 सेक्शन 3 से. सो जो आर्टिकल 124 सब सेक्शन 3 है वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड करता है दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. तो आर्टिकल 124 सब सेक्शन 3 हो गया. अब इसके अलावा देख लेते हैं क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए. तो सबसे पहले जो बहुत बेसिक चीज़ है वो ये है दैट द पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है. उसके बाद सेकेंडली ही और शी, इट कैन बी आइदर ऑफ देम. ठीक है. सो आइदर ऑफ द टू, ही और शी शुड हैव बीन फॉर एटलीस्ट 5 years एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट. ठीक है. 5 साल कम से कम हाई कोर्ट का जज रह चुका या रह चुकी हो, या फिर two or more such courts in succession. ठीक है. Either the high court or two or more such courts in succession. ठीक है. Number 3, he or she has been for at least 10 years as an advocate of a high court. ठीक है. Either this particular thing or of two or more such courts in succession. ठीक है. कम से कम कितने, कम से कम 10 साल as an advocate of the high court. Next up is he or she is, in the opinion of the president, a distinguished jurist. ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होना. अगर ये नहीं होता है तो फिर मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है. So those were the very important and the basic qualification I would say जो कि आपको चाहिए ही चाहिए if you want to be the judge of the Supreme Court. Okay, next question. Which species of owl was added in the list IUCN Red List as an endangered owl species from the central India? So guys, the forest owlet is the correct answer. Okay, next is Satvik Sairaj Ranki Reddy जो हैं, who is an Indian badminton player. उन्होंने recently Guinness World Record को set करा है for being the fastest badminton smash. तो ये जो उन्होंने record set करा है अपना of becoming the fastest badminton smash का, तो वो किस उन्होंने स्पीड पे रखा है. ठीक है. So it was 565 km/h. ठीक है गाइस, अब क्योंकि हम फास्टेस्ट स्पीड की बात कर रहे हैं तो लेट मी जस्ट टेल यू सम ऑफ द फास्टेस्ट स्पीड्स दैट आर रिक्वायर्ड इन स्पोर्ट्स. ठीक है. या फिर जो अब तक रिकॉर्ड बना चुकी हैं. तो फास्टेस्ट बैडमिंटन स्मैश अब तक जो अभी हमने देखा सबसे ऊंचा जो लगा है 565 kmph, यानी कि 351.1 mph का जो रिकॉर्ड है वो अभी तक लग चुका है. उसके बाद हम देख लेते हैं सेकेंडली फास्टेस्ट F1 कार स्पीड का. तो गाइज वो 397.483 kmph यानी कि 247.0 mph का लगा है. नेक्स्ट इज फास्टेस्ट गोल्फ ड्राइव. तो गोल्फ ड्राइव जो है वो 349.38 kmph यानी कि 217.1 mph का है. नेक्स्ट फास्टेस्ट टेनिस सर्व, तो वो है 263 kmph यानी कि 163.4 mph का. एंड एट लास्ट वी हैव फास्टेस्ट आइस हॉकी शॉट, तो वो है 177.5 kmph यानी कि 110.3 mph का. सो गाइज दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड द फास्टेस्ट स्पीड्स इन स्पोर्ट जो कि अभी तक रिकॉर्ड बना चुकी है. इतना इतना है, तो इन टाइमिंग्स को आप अच्छे से याद रखना. Okay, next question. Which rivers are known as the antecedent river? तो guys जो antecedent rivers होती है वो basically कौन सी rivers होती हैं जो कि existed रह चुकी हैं before the upliftment of the Himalayas and carved gorges in the mountains. ठीक है. उनसे पहले भी वो exist करती थी. So antecedent जो rivers हैं
उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंडस, सतलुज और गंगा। तो इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन में कुछ गिवन है तो दैट वुड नॉट बी एन एंटीसीडेंट रिवर। Okay, next question. Where and when did Mahatma Gandhi first used his method of hunger strike to achieve a desired goal? So guys, ये तो हम सब जानते हैं कि how important the role of hunger strike was it back then, जब महात्मा गांधी थोड़ा सा अपने डिजायर्ड गोल्स के लिए, चाहे वो सत्याग्रह मूवमेंट हो, चंपारण मूवमेंट हो, या कोई दांडी मार्च हो, किसी भी तरह का कोई इम्पोर्टेंट वो रहा हो, तो हाउ इम्पोर्टेंट हंगर स्ट्राइक हैज प्लेड द रोल। तो सबसे पहले जो उन्होंने रखा था वो रखा था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो कि 1981 में था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो गाइज, इसी के साथ साथ एक चीज और आपको ध्यान में रखने वाली ये है कि जब सितंबर 20 1932 को उनको जब जेल में डाला गया था, इन हिज सेल एट यरवाड़ा जेल, जो कि पुणे में था, मोहनदास करमचंद गांधी जो थे उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक शुरू करी थी इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिसीजन टू सेपरेट इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम बाय कास्ट। तो ये भी उनकी हंगर स्ट्राइक में से एक इम्पॉर्टेंट स्ट्राइक रही है, जो कि उन्होंने पुणे के जेल में जब वो थे 20 सितंबर 1932 को यरवाड़ा जेल में वहां करी थी। ओके गाइस, क्योंकि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो कि 1918 में हुई थी, सबसे पहले जो हुई थी, तो गाइस उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अब देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। So in February, March 1918, a situation of conflict arose between the Gujarat mill owners. ठीक है, हुआ किसके बीच में था? सबसे पहले तो कब हुआ था? फेब मार्च 1918 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? गुजरात मिल ओनर्स और वर्कर्स के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था? ऑन द क्वेश्चन ऑफ प्लेग बोनस ऑफ 1917। ठीक है, जो वर्कर्स थे उन्होंने डिमांड करा था मिनिमम 50% वेज हाइक, जो कि उनको नहीं मिला था, एंड दे डिमांडेड फॉर इट। और जो मिल ओनर्स थे, दे वर विलिंग टू गिव ओनली 20% वेज हाइक। ठीक है, दे वांटेड 50% बट द मिल वर्कर्स वर ओनली गिविंग देम 20%। सो जो 30% हाइक था जो वो चाहते थे एंड दे वांटेड इट, उसके लिए उन्होंने इस पर्टिकुलर स्ट्राइक को किया। जो महात्मा गांधी थे, ही वॉज इन्वाइटेड बाय whom? ही वॉज इन्वाइटेड बाय अनासुया बेन साराभाई देन, ठीक है, बैक देन, एंड उनके जो ब्रदर थे अम्बालाल साराभाई। ठीक है, उन दोनों ने गांधी जी को इनवाइट करा था, जो कि काफी ज्यादा रिच थे और मिल ओनर थे इस अहमदाबाद मिल के। एंड यस, टुवर्ड्स द कॉज ऑफ द मिल ओनर्स, उन्होंने गांधी जी को इनवाइट करा था फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक। ठीक है, फिर मार्च 1918 में there was a strike in the cotton mills under the leadership of गांधी जी also, and in this strike गांधी जो थे he used the weapon of hunger strike for the very first time in order to gain that particular, the kind of goal that he was desiring for. ओके, इसके अलावा गाइस, इसके अलावा नाटल इन साउथ अफ्रीका, इट हैपेंड इन 1906, जो कि फर्स्ट कैंपेन था सत्याग्रह का ऑन मास सिविल डिसोबीडियंस बाय गांधी जी। इसके अलावा जो चंपारण सत्याग्रह था 1917 का, एंड इट वाज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट दैट वाज लेड बाय गांधी जी इन इंडिया। सो ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिलेटेड टू गांधी जी एंड द काइंड ऑफ मूवमेंट्स दैट ही वाज लीडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। तो ये भी चीज आपको याद रखना है। Okay, next question. In which game did India defeat Pakistan by 2-1 in Asia Cup Under 19 2023? So yes, जिस गेम में इंडिया ने पाकिस्तान को 2-1 से फाइनल्स में हराया था, इट वाज मेंस जूनियर एशिया हॉकी कप 2023। So men's junior Asia hockey cup 2023 is the correct answer, जिसमें इंडिया defeated Pakistan by 2-1. Okay, next question. The headquarters of the South Central Railway, जिसको हम शॉर्ट में SCR बोलते हैं, वो कहाँ लोकेटेड है? So guys, it is located in सिकंदराबाद। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं जो रेलवेज में अलग अलग जोन्स हैं, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसी के हिसाब से सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, इस तरह से अलग अलग जोन्स हैं। तो गाइस, जो साउथ सेंट्रल रेलवे है
उसका जो हेडक्वार्टर्स है वो आपसे पूछा गया था। नाउ बिकॉज आपको साउथ का पूछा गया है तो यू शुड नो द रेस्ट ऑल्सो, तो वो भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो साउथ सेंट्रल रेलवे है उसका जो हेडक्वार्टर्स है वो सिकंदराबाद में लोकेटेड है। सो सिकंदराबाद इज द करेक्ट आंसर। ओके, द हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे इज लोकेटेड इन सिकंदराबाद, और जो सिकंदराबाद रेलवे डिवीजन है दैट इज वन ऑफ द 6th डिवीजन ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे जोन, ठीक है। सिकंदराबाद में ही जो ये लोकेशन पर जो रेलवे डिवीजन मौजूद है वो 6 डिविजन्स हैं साउथ सेंट्रल रेलवे की, उसमें से एक है इंडियन रेलवेज की, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। एंड इट इज़ वन ऑफ द टॉप 5 डिविजन्स ऑफ इंडियन रेलवेज। जो इंडियन रेलवेज की बाकी सारी जो टॉप 5 डिविजन्स हैं उनमें से सबसे ऊपर इसका नाम आता है। एंड इट्स डिविजनल एंड जोनल हेडक्वार्टर्स जो है, दोनों ही डिविजनल भी जोनल भी, वो दोनों ही हेडक्वार्टर्स सिकंदराबाद में मौजूद है। सो दैट्स अबाउट इट। ओके गाइज, इसी के साथ आपको जो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि बाकी भी आपको पता होना चाहिए, तो लेट्स जस्ट डिस्कस द रेस्ट, जिसमें नंबर 1 पे आ गया है चेन्नई का। चेन्नई में जो हेडक्वार्टर्स है वो है सदर्न रेलवे की। हुबली में जो है वहाँ हेडक्वार्टर्स मिलेगा आपको साउथ वेस्टर्न रेलवे का। विशाखापट्टनम में आपको हेडक्वार्टर्स मिलेगा साउथ कोस्टल रेलवे का। और जबलपुर में है हेडक्वार्टर्स वेस्ट सेंट्रल रेलवे का। सो गाइज, दीज आर द इम्पोर्टेंट प्लेसेस जहाँ पे जो इंडियन रेलवेज हैं उसके अलग अलग जोन के, जोनल हो गए और जो डिविजनल आप कह सकते हैं हेडक्वार्टर्स हैं वो मौजूद है। ओके गाइज, इसी के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज और रिलेटेड टू द साउथ सेंट्रल रेलवे। तो जैसे कि अभी हमने देखा, जो साउथ सेंट्रल रेलवे है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे जोन इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट इज साउथ सेंट्रल रेलवे जो है इट वाज फॉर्म्ड ऑन 2nd of October 1966। फिर है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द साउथ सेंट्रल रेलवे इज लोकेटेड एट सिकंदराबाद, and it is the first railway zone in India to complete 100% LED lighting at all 733 stations under its jurisdiction। तो ये भी important चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगला है द jurisdiction of the South Central Railway Zone is spread over the 5 Indian states, जिसमें आप देख सकते हैं स्टेट्स के नाम तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। सो दीज आर दोज इम्पॉर्टेंट नेम ऑफ इंडियन स्टेट्स जहाँ पे आपको जुरिस्डिक्शन मिलता है साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का। इसके अलावा जो सिकंदराबाद है, हैदराबाद है, नांदेड़ है, दीज आर द 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे। सो गाइस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एससीआर से रिलेटेड है, आप नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। Okay, guys, and the last and the next question for today's video we have, in which year James Chadwick discovered neutrons? तो guys, जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था ना, चैडविक, जेम्स चैडविक से रिलेटेड, इस वर्ड को पढ़ के मुझे तो वो शिमला का चैडविक वाटरफॉल्स याद आ गया था, विच वी रिसेंटली विजिटेड। एंड येस, इट वाज वेरी एडवेंचरस आल्सो, एंड वहां तक पहुंचने का रास्ता तो कुछ ज्यादा ही एडवेंचर है। इट ऑल कम अक्रॉस फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड इन बिटवीन फॉरेस्ट। सो यस, जो जेम्स चैडविक हैं उन्होंने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी, वो तो खैर बात थी एडवेंचर की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिस्कवरी। सो जेम्स चैडविक हैं, उन्होंने 1932 में डिस्कवर करा था न्यूट्रॉन्स को, ठीक है। एंड जेम्स चैडविक ने 1932 में जो डिस्कवर किया था, इट वाज द थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स जिसको न्यूट्रॉन्स बोलते थे इनसाइड द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, और जो सर चैडविक बॉम्बार्डेड अ थिन फॉइल ऑफ बेरिलियम और बोरोन विद अ स्टीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। अदर देन दिस, जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि इंग्लिश फिजिसिस्ट जो कि हैं जेम्स चैडविक, उनको उन्होंने जो ये डिस्कवरी करी थी न्यूट्रॉन्स के 1932 में, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 1935 में। तो ये चीज आपको याद करना है, ठीक है। और ये जो डिस्कवरी है, ये डिस्कवरी बताती है दैट अ न्यू टूल फॉर इंड्यूसिंग एटॉमिक डिसइंटीग्रेशन, एक इस डिस्कवरी ने बताया है, सिंस न्यूट्रॉन्स बीइंग इलेक्ट्रिकली अनचार्ज्ड could penetrate undeflected into the atomic nucleus। So that was all about
neutrons and the discovery of James Chadwick that happened in the year 1932. Please इसको अच्छे से याद रखना. So that's it guys, those were the very important GKGS questions जो कि आपको 20th of January 2025 का जो आपका SSC CGL का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं. If you like the video and found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island. आज के लिए बस इतना ही. We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates.